हम लोग कल वायुमंडल की संरचना में वायुमंडल की जो विभिन्न पेटियां हैं उसका चित्र बनाए थे। उससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको समझना चाहिए, फिर उसको बना के समझाते हैं। आपको पता है कि पृथ्वी पर समस्त ऊर्जा का केंद्र कौन सा क्या है? पृथ्वी पर जितनी भी ऊर्जा है या जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसके लिए कुछ ऊर्जा चाहिए होता है। उसके लिए प्रधान सोर्स क्या है? सूर्य है ना। हमारे सौरमंडल में सूर्य ही है जिससे पृथ्वी पर जो समस्त ऊर्जा प्राप्त हो रही है। कैसे? सूर्य से जो किरणें आती हैं उन्हीं से पौधे क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से हमको फिर भोजन आदि प्राप्त होता है, ऑक्सीजन होता है ना। अन्य जीव जंतु भी उसी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ही क्या है? पृथ्वी का वायुमंडल है। पृथ्वी को चारों ओर से क्या घेरे हुए है? वायुमंडल क्या है? घेरे हुए है। और इन वायुमंडल में बहुत सारी विभिन्न गैसें उपस्थित हैं जिनके बारे में हम आपको बताए थे कल कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं। तो ये वायुमंडल है और ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायुमंडल है। और पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है सूर्य? 63 से 71 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर है? सूर्य है ना, पृथ्वी से लगभग मुझे लगता है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ना। एग्जैक्ट देख लेते हैं, हम आप लोगों को लिखाए भी हैं, देखिए उसमें क्या लिखाए हैं। एग्जैक्ट पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो कितना है, सही बता रहे थे। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कौन? सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है बीच में कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए फैक्ट। 15 करोड़ किलोमीटर दूर कौन है स्थित? सूर्य से पृथ्वी के बीच में दूरी है। अब सूर्य से क्या होती है? सूर्य से बहुत सारी किरणें जो हैं आती हैं पृथ्वी की ओर, और ये किरणें क्या होती हैं? ये जो तरंगे हैं सूर्य की किरणें, इनको कहते हैं सौरिक विकिरण। क्या कहते हैं? सौरिक विकिरण, सोलर रेडिएशन है ना। तो सोलर रेडिएशन सूर्य से किधर आ रहा है? पृथ्वी की ओर आ रहा है। अब इन सौरिक विकिरण की कुछ खास बात होती है। खास बात यह होती है कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है? कम होती है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। और जब तरंग दैर्ध्य कम होती है तो आवृत्ति क्या होती है? ज्यादा होती है। हम एक दिन आप लोगों को बताए थे तरंग दैर्ध्य क्या होता है, थे आप लोग? कोई भी तरंग है ना, अगर इस तरीके से चल रही है तो तरंग द्वारा एक चक्र पूरा, इस तरंग का एक चक्र यहां से लेकर यहां तक पूरा हो रहा है, तो एक चक्र पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है वही क्या है? उसका तरंग दैर्ध्य है, उसको लैम्डा से दिखाते हैं। और आवृत्ति क्या होती है? एक मिनट में कितने चक्र वो घूम रहा है ना, एक मिनट में कितनी बार ये इस तरीके से करता जाएगा, वही उसकी क्या होती है? आवृत्ति। तो जब तरंग दैर्ध्य कम होती है मतलब इसका जो चक्र है वो छोटा होता है, तो आवृत्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इसको कम दूरी तय करना पड़ रहा है एक चक्र में, तो एक मिनट में वो ज्यादा बार घूम जाएगा है ना। तो ये उल्टा होता है, तरंग दैर्ध्य कम होगा तो आवृत्ति क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो सूर्य से किरणें आती हैं वो कैसी आती हैं? सौरिक विकिरण आता है, और वो तरंग दैर्ध्य जो है क्या होता है? कम होता है और आवृत्ति ज्यादा होती है। और आवृत्ति ज्यादा होने के कारण इनकी ऊर्जा भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तरंगों में ऊर्जा क्या है? ज्यादा होती है। अब जब ये सूर्य की किरणें आ रही हैं पर्यावरण में, पृथ्वी के वायुमंडल में, तो जो पृथ्वी का वायुमंडल है
उनके लिए कैसा कार्य करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शक होता है ना, मतलब उनको रोकता नहीं है। वो सूर्य की किरणें क्या होती हैं, प्रवेश करती हैं कहाँ पे, पृथ्वी के वायुमंडल में। तो जो वायुमंडल है वो कैसा है, पारदर्शक। किसके लिए पारदर्शक है, जो सौरिक विकिरण आ रही हैं, है ना, सौरिक विकिरण के लिए वायुमंडल पारदर्शक है। तो अब सूर्य की किरणें आ गई अर्थ पे, पृथ्वी पे क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और खुद पृथ्वी जो है उस तापमान को क्या करती है, अवशोषित करती है ना। फिर क्या होता है कि कुछ समय बीतने के बाद, जैसे 12 बजे तक, दोपहर के 12-1 बजे तक यह क्रिया होती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी जो भी अवशोषित किए हुए रहती है रेडिएशंस को, विकिरण को, ऊष्मा को, वह क्या करती है, अब उत्सर्जित करती है। तो अब अभी तक जो 1-2 बजे तक जो किरणें आ रही थी, फिर धीरे धीरे क्या होगा, पृथ्वी द्वारा उस ऊष्मा को उत्सर्जित किया जाएगा, है ना, किरणों के ही माध्यम से उत्सर्जन होता है। तो ये जो पृथ्वी से उत्सर्जित होती हैं, इनको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। ये पार्थिव विकिरण क्या है कि जो पृथ्वी से उत्सर्जित हो रही हैं, है ना, सूर्य से आई, पृथ्वी पे अवशोषित हुई और पृथ्वी से क्या हुई, उत्सर्जित हुई, है ना। कैसे, जैसे समझिए आप लोग गर्मियों के महीने में 4-5 बजे महसूस किए होंगे कि पृथ्वी से ऊपर की ओर गरम गरम हवाएं उठ रही हैं, है ना। जब आप छत पे जाते हैं गर्मी में 4 से 5 बजे, तो देखते नहीं है छत से गर्मी छूट रही है। जैसे तवा को आप गरम करते हैं, तो तवा को गरम कैसे करते हैं, या तो गैस पे करते हैं या तो चूल्हे पे। तो उस समय समझिए कि गैस सूर्य है और तवा क्या है, अर्थ। तो गैस से जो लौ आ रही है वो तवा को गर्म कर रही है ना। अब तवा, गैस को बंद कर दीजिए। गैस को जब बंद कर देंगे तो धीरे धीरे तवा ठंडा होगा ना, और ठंडा जब होता है तो उसके पास, अगर आप तवा के पास हाथ ले जाएंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी। वो गर्मी कैसे महसूस होती है, तवा के द्वारा जो ऊष्मा अवशोषित की गई थी उसको क्या की जा रही है, उत्सर्जित की जा रही है। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं। पृथ्वी भी सेम ऐसे ही कार्य करती है। दिन भर लगभग 12-1 बजे तक, दोपहर तक सूर्य से पृथ्वी पर किरणें आती हैं, पृथ्वी उसको अवशोषित करती रहती है। फिर जैसे ही 12-1-2 बजे के बाद धीरे धीरे सूर्य की दिशा क्या है, चेंज होती जाती है ना, क्योंकि 12-1 बजे के बाद सूर्य की जो दिशा है वो क्या होती जाती है, परिवर्तित होती है। ऐसे में जो किरणें अवशोषित हुई थी वो धीरे धीरे उत्सर्जित होती हैं। तो जो उत्सर्जित होती हैं उनको क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण कहते हैं। और ये जस्ट इनका उल्टा होती हैं। ये जो क्वालिटी बताए थे पार्थिव विकिरण का जस्ट उल्टा होता है। तो पार्थिव विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगी, कम होगी। कम तो यहाँ पे है, इसका जस्ट विपरीत होगा। तरंग दैर्ध्य क्या होगी, अधिक होगी। और जब तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति जस्ट उसका उल्टा होगी, कम होगी, है ना। तो अभी हम आपको यहाँ बताए थे कि जो सौरिक विकिरण है वो जब सूर्य से पृथ्वी तक आती हैं तो उनके लिए ये जो वायुमंडल है वो पारदर्शक होता है, उनको आने देता है, रोकता नहीं है। थोड़ा बहुत मात्रा में जो गैसें हैं वो कुछ अवशोषित करती हैं, लेकिन सूर्य की किरणें क्या होती हैं, पहले समझ लीजिए चीज़ों को, नहीं तो जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे। बता रहे हैं बार बार, सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उनको सौरिक विकिरण कह रहे हैं। वो तरंग दैर्ध्य कम है, आवृत्ति ज़्यादा है, ऊर्जा ज़्यादा है। इनके लिए जो वायुमंडल है वो पारदर्शक है। वायुमंडल पृथ्वी पर आने से इनको नहीं रोकता है, आने देता है। फिर जब पृथ्वी क्या करती है, किरणें उत्सर्जित करती है, तो उनको पार्थिव विकिरण कहते हैं। उनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है और आवृत्ति कम है। अब समस्या यहाँ पे ये होती है कि जब इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा हो जाती है और आवृत्ति कम हो जाती है, तो आवृत्ति कम होने से जो ऊर्जा है वह भी क्या होती है, इनके पास कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में ये जो वायुमंडल है ये पारदर्शक नहीं रह जाता। जो वहाँ पारदर्शक था उन किरणों के लिए, इन किरणों के लिए वो पारदर्शक नहीं है, मतलब वो उनको जाने नहीं दे रहा है।
तो मतलब क्या है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। ये कुछ ऐसे ही है जैसे मान लीजिए किसी कमरे में जाने का मार्ग तो खुला है लेकिन वापस आने का मार्ग नहीं है, तो जो किरणें आ रही हैं वो आ जाती हैं लेकिन वो वापस नहीं जा पाती हैं। इसके कारण जो अवरोध उत्पन्न होता है, अवरोध उत्पन्न होने से जो वायुमंडल में विभिन्न गैसें हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, है ना, मीथेन हो, ये सब, ओजोन हो, ये सब क्या करती हैं, ये जो विकिरण पार्थिव उत्सर्जित हो रही है उसको क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं गैसें। इसके कारण क्या होता है, उन गैसों का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, और उन गैसों का तापमान बढ़ने से इस वायुमंडल का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। और इस वायुमंडल का तापमान बढ़ने से ही जो हम आप पृथ्वी पर तापमान की गणना करते हैं कि पृथ्वी पर कितना तापमान है या पृथ्वी का क्या तापमान है, एक्चुअल में वो वायुमंडल का ही तापमान होता है, जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, पृथ्वी का तापमान। तो पृथ्वी का तापमान किस पे निर्भर है, वायुमंडल के तापमान पर निर्भर है, ठीक है ना। तो अगर वायुमंडल का तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी का भी तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, इनको ही ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, है ना। उनकी संख्या 5 से 6 है। तो ये कैसे क्या करती हैं कि यहाँ से जो विकिरण उत्सर्जित होती है पृथ्वी से, उनको क्या करती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, जिसके कारण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है, और वायुमंडल का तापमान बढ़ने से पृथ्वी का भी तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो पार्थिव विकिरण सूर्य से आती है, उनके लिए वायुमंडल पारदर्शक है और वो पृथ्वी तक आती है ना, अवशोषित होती हैं। फिर उसके बाद वही किरणें उत्सर्जित होती हैं, जो यहाँ से आई थी वही उत्सर्जित हो रही हैं, लेकिन फर्क ये है कि उनकी जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो बदल गई है। उनका तरंग दैर्ध्य अधिक हो गया है, आवृत्ति कम हो गई है, और वायुमंडल में जो गैसें हैं उनको अवशोषित करती हैं, रोक लेती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है ना, और उसी के अनुसार पृथ्वी का भी तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। हमारे जो पृथ्वी पर जीवन होने का एक कारण यह भी है कि हमारे यहाँ वायुमंडल है, जिसके कारण, वायुमंडल होने के कारण हमारे पृथ्वी का तापमान एक ऐसी स्थिति पे है जहाँ पे जीवन क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है। अगर वायुमंडल ना होता तो ये जो जितनी भी किरणें हैं सब बाहर चली जाती, तो पृथ्वी का तापमान इतना कम हो जाता कि पृथ्वी बर्फ हो जाती, है ना। पृथ्वी पर तापमान इतना कम हो जाता कि पृथ्वी पर सब जगह बर्फ जमी रहती, तो फिर हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो जाके फिर से वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भूगोल में हमेशा काम आता है। अब हम लोग बात करेंगे जो कल विभिन्न परतें थी, क्यों नहीं तो जो वायुमंडल की विभिन्न परतें बनाए थे, आप लोगों के पास वो चित्र मौजूद होगा, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से बनाएंगे और उसको समझाएंगे। तो सबसे नीचे हम लोग बनाए थे पृथ्वी को, पृथ्वी है, इधर उत्तरी ध्रुव दिखाए थे, इधर दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, क्षोभ मंडल,
एक सबसे पहला जो हमारा मंडल था, इसके नाम आपको कम से कम ऊपर जाते क्रम में पता होना चाहिए, क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ऐसे करके। तो सबसे पहला जो मंडल है वह क्षोभ मंडल है, 12 किलोमीटर तक पृथ्वी के सतह से क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल। यहाँ पे जो एक संक्रमण परत थी उसका क्या नाम था, क्या नाम था, कोई नहीं था क्या कल? क्षोभ सीमा बनाए ही नहीं होंगे। क्षोभ सीमा का जो तापमान था -62 -65 डिग्री सेल्सियस। लिखे हो तो कम से कम मुंह से बोलिए, वो भी दिमाग में घुसेगा। और यहाँ पे बताए थे कि एक जेट धारा बहती है और कुछ बादल आदि हैं यहाँ पे बनते, जिनसे पृथ्वी पे क्या होती है, बारिश होती है। अगली जो परत है क्षोभ मंडल के बाद वो क्या है, समताप मंडल, जो 12 से 50 किलोमीटर के बीच में है, समताप मंडल। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और बताए थे कि ये जो क्षोभ सीमा है, संक्रमण परत, इसकी जो मोटाई है वो कितना है, 1.5 किलोमीटर है क्षोभ सीमा के पास। फिर यहाँ समताप मंडल पे भी एक संक्रमण परत है जिसका क्या नाम है, समताप सीमा, समताप सीमा। और इसकी जो मोटाई है या चौड़ाई है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर चौड़ी परत है, अभी बताएंगे क्यों है ऐसा। और यहाँ पे जो तापमान रहता है वह कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। इस समताप सीमा मतलब 5 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। फिर अगली जो परत है वो थी क्या, मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है 50 से 80 किलोमीटर तक है मध्य मंडल। और ये जो समताप मंडल आप बनाए हैं, यहाँ पे एक तो ओजोन की परत मिलती है, दूसरा यहाँ पे कुछ बादल निर्मित होते हैं जिनका नाम हम आपको मुक्ताभिमेघ, मुक्ताभिमेघ। और यहीं पे जो है ये जो क्षोभ सीमा है ना, क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर क्या उड़ते हैं, हवाई जहाज जो आपको दिखाई देते हैं आसमान में उड़ते हुए, वो कहाँ पे उड़ते हैं, क्षोभ सीमा के पास। अभी बताएंगे क्यों उड़ते हैं वहाँ पे। अगला जो है, जो मध्य मंडल है वह 80 किलोमीटर तक है, वहाँ पे कुछ बादल बनते हैं जिनको क्या कहते हैं, निशा दीप्त बादल। ठीक है ना। और यहाँ पे भी एक संक्रमण परत है जिसका क्या नाम है, मध्य सीमा। इंग्लिश नाम भी कल बताए थे, देख लीजिएगा। 10 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। और यहाँ पे जो तापमान है वो कितना है, -80 से -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक। फिर इसके बाद जो अगला मंडल है वह है ताप मंडल। ताप मंडल, ताप मंडल जो 500 किलोमीटर ताप मंडल है, जो कितना है, 500 किलोमीटर तक है। यहाँ पे एक तो यहाँ पे आयन मंडल है, इसी में ताप मंडल में आयन मंडल, अभी बताएंगे क्या होता है आयन मंडल। यहाँ पे किरणें क्या है, उत्सर्जित होती हैं। फिर इधर जो उत्तरी ध्रुव की ओर है वहाँ पे बनता है अरोरा बोरियालिस, और इधर बनता है अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक। अगली जो परत है इसमें अब वह है बहिर्मंडल, 2000 किलोमीटर तक बहिर्मंडल। ठीक है। इस बहिर्मंडल में जो आयनीकृत पदार्थ है, आयनीकृत पदार्थ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और रिमोट सेंसिंग आदि
घटनाएं की जाती हैं। और इसके ऊपर 2000 किलोमीटर के ऊपर जो मंडल है उसको कहते हैं चुंबकीय मंडल, चुंबकीय मंडल। और यहाँ पे जो है सूर्य की जो किरणें हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हों, कॉस्मिक वेव्स हों, है ना, या कॉस्मिक रेज, सौर्य ज्वाला, सौर्य ज्वाला, ये सब जो है इस क्षेत्र में क्या होती हैं। इस मध्य सीमा के ऊपर जाने पर तापमान जो है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है लगातार। ठीक है, ये चित्र जो है हमने कल बनाया था, अब इसी को हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि ये जो 6 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल और चुंबकीय मंडल, इनका जो निर्धारण किया गया है पहले समझ लीजिए, है ना। इनका जो निर्धारण किया गया है वो तापमान की परिवर्तन के कारण किया गया है ना। इनमें तापमान में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, उसी के कारण ये 6 मुख्य पेटियां हैं। इधर जो 3 संक्रमण परत हैं, इनका निर्धारण किया गया है तापमान की स्थिरता के आधार पर। जैसे क्षोभ मंडल में, अब आगे सुनिए कैसे। क्षोभ मंडल में क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे क्या, पार्थिव विकिरण, पार्थिव विकिरण बताए थे। तो पार्थिव विकिरण क्या है, पृथ्वी से क्या होंगी, उत्सर्जित होंगी। पृथ्वी पहले सूर्य से आएंगी तो सौर विकिरण, पृथ्वी पर अवशोषित होंगी, इसके बाद पृथ्वी से उत्सर्जित होंगी। तो हमको पार्थिव विकिरण को ध्यान में रखना है। तो पार्थिव विकिरण क्या है, पृथ्वी से उत्सर्जित होकर के ऊपर की ओर जाएंगी, है ना। कल हम आपको बताए थे कि प्रत्येक 165 मीटर अगर आप उस सतह से ऊपर जाएंगे तो तापमान कितना कम होता है, 1 डिग्री सेल्सियस। कल बताए थे, कल लिखाए भी थे कि अगर आप पृथ्वी की सतह से 165 मीटर क्या जाएं, ऊपर जाएं, 165 मीटर क्या जाएं, ऊपर जाएं, तो तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। ठीक है, और अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाएं तो जो तापमान में कमी आएगी वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कमी आएगी। तो जैसे जैसे ये सौर पार्थिव विकिरण पृथ्वी के सतह से ऊपर जाती हैं, इनका तापमान क्या होता जाता है, घटता जाता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में तापमान क्या होता जाएगा, जैसे ही सतह से ऊपर जाएंगे घटता जाएगा। क्षोभ मंडल में तापमान क्या होगा, घटता जाएगा। और वह तापमान घटते घटते ये जो क्षोभ सीमा है जो 1.5 किलोमीटर है ना, 1.5 किलोमीटर चौड़ी यहाँ पे परत है, वहां पे जो तापमान इतना घट जाता है कि वह कितना हो जाता है, माइनस में, -60 to -65 हो जाता है। और ये बहुत ही कम तापमान है ना। माइनस में तापमान समझ ना, -0 पहुंचता है तो पानी क्या होता है, बर्फ हो जाता है। लेकिन ये किसमें है, माइनस में, 0 से भी कम। तो ये क्यों ऐसा हुआ, वही कि जो पार्थिव विकिरण है जैसे ही ऊपर जाती हैं उनके तापमान में कमी आती जाती है। क्यों, क्योंकि सतह से ऊपर जाने पर तापमान में कमी होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई ना कि क्षोभ सीमा के पास तापमान क्यों कम है, क्योंकि पार्थिव विकिरण ऊपर जाती हैं तो उनका तापमान घटता जाता है। और यह क्षोभ सीमा 1.5 किलोमीटर चौड़ी कैसे है, क्योंकि इस 1.5 किलोमीटर के क्षेत्र में तापमान इतना के बीच में पाया जाता है। इस 1.5 किलोमीटर का निर्धारण कैसे हुआ, जब आप क्षोभ सीमा से ऊपर जाते गए तो तापमान कम होता गया। लेकिन आपने देखा कि क्षोभ सीमा लगभग 12 किलोमीटर के आसपास 1.5 किलोमीटर की ऐसी परत है जहां पे तापमान इसके बीच में है, इससे कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, मतलब लगभग स्थिर कह सकते हैं, एक ही तापमान मिल रहा है 1.5 किलोमीटर तक। तो उसको एक संक्रमण परत बना दिए और उसका नाम क्या रख दिया, क्षोभ सीमा रख दिया। अगली बात, यहाँ पे ये जो बनाया गया है ये जेट है, जेट स्ट्रीम है। क्षोभ मंडल में सबसे ऊपर बहुत पूरे विश्व में बहुत ऊपर धाराएं चलती हैं, हवा चलती है कह लीजिए एक तरह से। हम लोग जेट स्ट्रीम पढ़ेंगे क्या होती हैं। आप ये समझिए कि बहुत बड़े पूरे क्षेत्र में बहुत तेजी गति से हवाएं क्या होती हैं, चलती हैं, उनको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। फिर ये बादल का निर्माण कैसे हुआ, इस बादल का जो निर्माण होता है
वह पृथ्वी से जो धूल के कण हवा के साथ ऊपर जाते हैं और साथ ही में पृथ्वी से जो नमी पहुंचती है, नमी आर्द्रता है ना, जो गर्मी में या किसी भी मौसम में पानी में टेम्परेचर बढ़ता है तो भाप बन के ऊपर उठता है ना, तो वही धूल कण और जो पृथ्वी से जो आर्द्रता पहुंचती है वही जुड़ के क्या बनते हैं, यहाँ पे ये जो बादल आपको दिखाई दे रहे हैं यही। तो पृथ्वी पर जितने भी बारिश होती है वो सब इन्हीं बादलों से होती है, ठीक है ना, जो कहाँ बनते हैं, क्षोभ मंडल में बनते हैं, ठीक है। इसमें एक बात और है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ऐसे सीधा नहीं लाइन खींचा गया है, यहाँ पे थोड़ा कर्व बनाया गया है, यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये ध्रुव है ना, ध्रुवों पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये विषुवत रेखा है, बीचों बीच अगर ऐसे एक लाइन खींच दी जाए तो कौन सी रेखा होगी, विषुवत रेखा, क्योंकि ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा है ना, तो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पे ऐसी रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे क्या होता है कि वर्ष भर तापमान ज़्यादा रहता है, वर्ष भर तापमान ज़्यादा रहता है, जिसके कारण यहाँ पे जो एक तरंगे उत्पन्न होती हैं, है ना, जो क्या करती हैं, हवाएं जो हैं बार बार गर्म हो करके, तापमान ज़्यादा है तो हवा गर्म होगी, हवा गर्म होगी तो ऊपर जाएगी, जब वो हवा गर्म होती है तो ऊपर की ओर जाती है, और ऊपर की ओर जाने पर अपने साथ जो नमी ले जाती है उससे क्या बनता है, बादल बनता है। तो ये जो हवा ऊपर की ओर जा रही है, इसके कारण यहाँ पे जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो क्या है, ज़्यादा हो जाती है ना। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा के पास क्या हो जाती है, ज़्यादा, और ध्रुवों के पास क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। अब समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में सबसे पहले तो ये जानिए कि क्षोभ सीमा के आसपास, नीचे हवाई जहाज इसलिए नहीं चल रहा है क्षोभ सीमा के, क्योंकि यहाँ पे जेट बह रही है और ये बहुत तेज बहती है, तो हवाई जहाज चल नहीं पाएगा उस हवा में। इस क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर का जो वायुमंडल है वो बहुत ही स्थिर है, मतलब वहाँ पे ना तो बादल बनेगा, ना तूफान आएगा, ना कुछ आएगा। तो हमको हवाई जहाज ऐसे ही मार्ग में मतलब उड़ाना है ना जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, तो इसीलिए हवाई जहाज को इस क्षोभ सीमा के जस्ट ऊपर क्या होता है, उड़ाया जाता है। यहाँ पे ओजोन नामक एक परत पाई जाती है समताप मंडल में, जो हमको क्या, किससे बचाती है, जो सूर्य की परावैंगनी किरणें हैं उससे हमको बचाती है। और यहाँ पे जो धूल के कण कुछ हैं पृथ्वी से समताप मंडल तक पहुँच जाते हैं, उनमें और जो नमी वहाँ पे उपस्थित है उससे क्या है, एक बादल बनता है, जिसको क्या कहते हैं, मुक्ताभी मेघ कहते हैं। यहाँ पे एक विशेष बात समझने लायक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे माइनस तापमान था, लेकिन यह धीरे धीरे जब इधर गया तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते कितना हो गया, 0। मतलब तापमान क्या हुआ है, घटा है कि बढ़ा है, -60 से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा, तो तापमान क्या हुआ है, बढ़ा है ना। तापमान कैसे बढ़ गया, ऊपर जाने पे तो तापमान कम होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या बताएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान कम होगा, लेकिन कारण यह है कि यहाँ पे क्या, इसका कारण है ओजोन परत। ओजोन परत क्या करती है कि पराबैंगनी किरणों को रोकती है, सूर्य से आ रही है, सौरिक विकिरण में पराबैंगनी किरणें भी हैं, वो सौरिक विकिरण आती है तो पराबैंगनी किरणों को उसमें जो सम्मिलित है उनको ओजोन परत क्या करती है, रोकती है। ऐसे में वह ओजोन परत क्या होती है, गर्म हो जाती है। उन किरणों को जब पृथ्वी पर नहीं आने देगी तो उनके द्वारा जो ऊष्मा है उसको अवशोषित करेगी ना, तो गर्म हो जाएगी। तो इस गर्म होने के कारण पे इसका तापमान क्या होता है, यहाँ पे बढ़ता जाता है, ठीक है ना। और क्षोभ सीमा, ये समताप सीमा की जो चौड़ाई है कितनी है, 5 किलोमीटर। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो ये जो निशा दीप्ति बादल है, इसका निर्माण, अभी तक जो बादलों का निर्माण होता था वो पृथ्वी से जो धूल के कण पहुंचते थे उससे होता था, लेकिन ये जो निशा दीप्त है इसका निर्माण होता है ब्रह्मांड से जो धूल के कण आते हैं उससे होता है ना। फिर यहाँ पे तापमान फिर क्या होता जाता है, देखिए 0 से कितना हो गया है, -80 से -100। क्या हुआ है, बढ़ा है, घटा है, घटा है ना। घटा क्यों है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओजोन परत उपस्थित नहीं है, ठीक है ना। तो ओजोन परत उपस्थित नहीं होने के कारण जैसे ही आप इस समताप सीमा से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है।
और मध्य सीमा के आसपास तापमान -80 से -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और यह पूरे वायुमंडल में सबसे कम तापमान है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि पूरे वायुमंडल में सबसे कम तापमान कहाँ मिलता है, तो कहाँ मिलता है? मध्य सीमा के पास -80 से -100 डिग्री सेल्सियस। अब इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आयन मंडल है। आयन मंडल वह मंडल है जहाँ से हम लोग अपना फ़ोन आदि चला पाते हैं। आयन मंडल से ही हम बहुत सारी यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है, सैटेलाइट्स हैं, उनसे क्या करते हैं, डेटा को पूरे विश्व में फैलाते हैं। वहाँ पे सैटेलाइट स्थापित किया है हमने। यहाँ से हमको कोई इन्फॉर्मेशन मान लीजिए अमेरिका भेजनी है तो डायरेक्ट तो भेज नहीं सकते, तो हम अपने फ़ोन से सिग्नल भेजते हैं वहाँ तक, सैटेलाइट तक, और सैटेलाइट से वो सिग्नल कहाँ पहुँचता है? अमेरिका तक। तो यहाँ पे आयन मंडल में परतें हैं कुछ जो ऐसी क्रिया को करती हैं, है ना। वो क्या करती हैं? वो एक कह सकते हैं शीशे की तरह काम करती हैं। शीशे में आपका चेहरा दिखता है ना, तो कैसे दिखता है? आपके चेहरे से किरणें शीशे तक जाती हैं और शीशे से आपके आँख तक आती हैं। तो यही है। ये इसमें महत्वपूर्ण ये है अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो उत्तरी ध्रुव की ओर हम आपको बताए थे कि पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है ना। पृथ्वी का जब चुंबकीय क्षेत्र सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र से क्या होता है? टकराता है, तो उसके कारण कुछ चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, जो उत्तर की ओर अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहलाता है? अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ये घटना तापमंडल में होती है। फिर इसके बाद बहिर्मंडल है जो 2000 किलोमीटर तक है, जहां अब इस मध्य सीमा से जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे ना तो तापमान बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। अब तापमान घटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब इससे ऊपर जो है सूर्य के किरणों का प्रभाव बढ़ता जाता है, उसके कारण तापमान ज़्यादा होता जाता है। यहाँ पे जो पदार्थ है वो आयनीकृत होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में मिलते हैं, और रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह आदि हैं जिनसे हम बहुत सारे मौसम आदि का पता लगाते हैं, उनकी भी स्थापना इस क्षेत्र में की जाती है। इसके ऊपर जो 2000 किलोमीटर के ऊपर का क्षेत्र है उसको चुंबकीय मंडल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सूर्य की किरणें और वहाँ की जो विभिन्न सौर जो ज्वाला है, जो सूर्य के सतह से बहुत सारी गर्मी उत्पन्न होती है, उसका प्रभाव इस क्षेत्र तक रहता है, ठीक है। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बहुत है वो यही है, बाकी इधर तो आपको जानना ही है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना महत्वपूर्ण है, वैसे ही वायुमंडल की ये वाली संरचना चित्र बना के बहुत महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए कि क्वेश्चन में आया ही हुआ है, तो इसको उस तरीके से तैयार कर लेना है ना। पढ़ लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो बताइएगा, है ना।